हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी कोर्स बी स्पर्श काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ाऊंगी। सुमित्रा नंदन पंत जी एक छायावादी कवि हैं और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रायः सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं प्रकृति के चित्रण में ही हैं। इस चैप्टर में भी सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार से वर्षा ऋतु का सौंदर्य होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ प्रस्तुत इन्होंने किया है। इस चैप्टर में सुमित्रा नंदन पंत जी ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। कई जगहों पे प्रकृति का मानवीकरण किया है। चलिए देखते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखला काल पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। पावस ऋतु का मतलब वर्षा ऋतु। पल पल यानी प्रत्येक क्षण, परिवर्तित यानी बदल रहा है, प्रकृति वेश यानी प्रकृति अपना रूप बदल रहा है। वर्षा का ऋतु थी और पर्वत क्षेत्र था और प्रकृति प्रतिपल प्रत्येक क्षण अपना रूप बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार का मतलब होता है करधनी के आकार का। करधनी के आकार का जो पर्वत था वह अपने सहस्त्र यानी सैकड़ों दृग सुमन, यहाँ पर पहाड़ की आंखें फूलों को बताया गया है। यहाँ फूलों को, सुमन का मतलब फूल होता है, दृग का मतलब आंख होता है। यहाँ पर पहाड़ का आंख फूलों को बताया गया है। तो कहते हैं कवि कि मेखलाकार आकार की, करधनी के आकार का जो पर्वत है वह अपने सहस्त्र पुष्प रूपी आँखों को ऐसा लगता है कि अपने सहस्त्र पुष्प रूपी आँखों को फाड़ फाड़ करके अवलोक रहा है, बार बार निहार रहा है। अवलोक रहा यानी निहार रहा है, देख रहा है, बार बार देख रहा है नीचे अपनी बहुत बड़े आकार को, पर्वत अपने बड़े आकार को नीचे जल में देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, जिसके चरणों में, जिसने अपने चरणों में तालाब को पाला हुआ है, यानी जिसने अपने चरणों में तालाब को स्थान दिया हुआ है, उस तालाब में, अपने चरणों में पलते हुए तालाब में अपने विशाल चेहरे को देख रहा है। वह ऐसा लगता है कि वह तालाब जो कि पहाड़ के नीचे फैला हुआ है, पहाड़ के पैरों के नीचे फैला हुआ है, वह पहाड़ के लिए दर्पण का काम यानी शीशे का काम कर रहा है, जिसमें वह अपने विशाल आकार को देख रहा है। गिरिका गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि कहता है कि गिरिका गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों में सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मोती की लड़ियों से सुंदर जो निर्झर है, निर्झर का मतलब होता है झरना। झरना जो है उससे जो जल झर रहा है, जो झरना बह रहा है, उस झरने, वह झरना ऐसा लगता है कि उसमें मोती की लड़ियां लगी हुई हैं। जो झरने से पानी गिर रहा है वह मोती की लड़ियों के समान लग रहा है और वह ऐसा लगता है कि अपने झरझर के आवाज में, वह अपने झरझर के आवाज में पर्वत का, गिरिका पर्वत का गौरव गा रहा है। अपनी झरझर के आवाज में निर्झर यानी झरना जो मोती की लड़ियों के समान बह रहा है, वह ऐसा लगता है अपने झरझर के आवाज में पहाड़ का, पर्वत का गुणगान कर रहा है और वह पर्वत का गुणगान करके नस नस में, प्रत्येक के नस नस में उत्तेजना भर रहा है। प्रत्येक पहाड़ के जो प्रकृति है, प्रकृति में वास करने वाले जो लोग हैं, उनके नस नस में उत्तेजना भरने का काम कर रहा है।
गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। फिर कवि कहता है, कभी को ऐसा लगता है कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर, कि वह जो पर्वत है उस पर्वत के हृदय, गिरिवर यानी पर्वत, उर यानी हृदय, उस पर्वत के हृदय से उठ उठ करके तरुवर, तरुवर यानी वृक्ष, वृक्ष जो उस पर्वत के हृदय पर खड़े हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वे उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं, अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं, जो उनकी बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा है, उन महत्वाकांक्षाओं से युक्त होकर युक्त होने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उन उच्च महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए वह नीरव नभ पर झांक रहे हैं। ऐसा लग रहा है, नीरव, नीरव का मतलब शांत, नभ का मतलब आकाश, वह शांत आकाश के तरफ ऐसा लगता है कि पर्वत के हृदय से उठ उठ करके वे तरुवर या वृक्ष अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए नीरव जो नभ है, आकाश जो है, उसके तरफ झांक रहे हैं। कैसे झांक रहे हैं? अनिमेष, अपलक, एक टक झांक रहे हैं उसके तरफ, अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अटल होकर के अपना जो निर्णय है उस पर अडिग हैं वो, और कुछ चिंता पर, और कुछ चिंता से परिपूर्ण लग रहे हैं। तो एक तरफ कवि को लगता है कि वो पर्वत के हृदय पर जो वृक्ष है, वह वृक्ष अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसा लगता है कि अपना गर्दन उठा उठा करके आकाश को के तरफ देख रहा है, अपलक देख रहा है, और कुछ वह चिंता में भी है, ताकि वह ऐसा लगता है कवि को कि वह हमें संदेश दे रहा है कि हमें आसमान की तरह से ऊंचा उठना चाहिए, हमको भी उसी की तरह ऊंचा उठना चाहिए, ऊंचा उठने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर कहते हैं, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारत के पड़। अब फिर कवि को लगता है कि उस वर्षा ऋतु के परिवर्तन में कवि को लगता है कि उड़ गया अचानक लोभ उधर, भूधर का मतलब पर्वत, ऐसा लगता है कि अचानक पर्वत उड़ गया है, अचानक पर्वत उड़ गया है, पर्वत का पता नहीं है, अचानक पर्वत उड़ गया है। फड़का अपार पारद के पर, ऐसा लगता है कि अपने पारद रूपी जो पंख हैं, उसके पारद, एक पारा सफ़ेद रंग का पारा होता है, उसी के पंख, उनको कवि को लगता है कि पारद, श्वेत पारद के पंखों के समान वह पंख फड़फड़ा करके वह भूधर, भूधर यानी पर्वत उड़ गया है अचानक, ऐसा लगता है कि अचानक वह पर्वत उड़ गया है। फिर कहते हैं, रव शेष रह गए हैं, निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लगता है पर्वत जब उड़ गए हैं तब रव शेष रह गए, रव शेष यानी आवाज, धुन, वह धुन किसका? निर्झर का, निर्झर यानी झरने का। ऐसा लगता है कि जब पर्वत उड़ गया है तो बस झरने की जो झरझर की आवाज है, उसी की आवाज बस शेष मात्र रह गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। और फिर कवि को लगता है कि ऐसा लगता है कि अंबर, आकाश जो है वह भू यानी पृथ्वी पर टूट के गिर गया है। फिर कहते हैं, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि कहता है कि ये शाल, शाल एक वृक्ष का नाम है, तो कवि को लगता है कि शाल नामक वृक्ष जो है वह सभय यानी भय से युक्त होकर, शाल नामक वृक्ष धस गए धरा में, धरा का मतलब पृथ्वी, ऐसा लगता है कि शाल नामक वृक्ष जो है वह पर्वत के इस परिवर्तन से डर करके और पृथ्वी में डर के मारे धस गया है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और ऐसा लग रहा है कि वह तालाब जो पर्वत के नीचे फैला हुआ था वह, उसमें आग लग गई है, जल गया, उसमें आग लग गई है, और उसी आग से चारों तरफ धुआं धुआं पर्वत पे हो गया है। फिर कहते हैं, यूं जलद यान में विचर विचर, और उस समय जलद यान में यानी बादलों के विमान में विचर विचर कर, विचरण कर रहे हैं चारों तरफ। उस समय
बादलों के विमान में इंद्रदेव विचरण कर रहे हैं और था इंद्र खेलता इंद्रजाल और अपनी जादूगरी। ऐसा लगता है कि इंद्र बादलों के विमान में बैठ करके और चारों तरफ अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। कभी बरसात दिखा रहे हैं और कभी वहाँ की प्रकृति के सौंदर्य दिखा रहे हैं और कभी कभी ऐसा धुंध उठता है पर्वत पे कि पूरा वो पर्वत ही समा जाता है, ऐसा लगता है। तो इन पंक्तियों में कवि को ऐसा लगता है कि इंद्र देव उस बादल रूपी विमान में बैठे हुए हैं और अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। उम्मीद है यह चैप्टर आप लोगों के समझ में आया होगा।